सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड। और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम जो हमारे यूपी पीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्जामिनेशन होने वाला है, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने ऑडिटिंग की जो एमसीक्यू सीरीज है उसको कंटिन्यू किया है। और इसके 4 पार्ट हम ऑलरेडी चैनल पर डाल चुके हैं और आज हम 5th पार्ट इसका करेंगे, जिसके अंदर 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम देखेंगे और उसको 1 बाय 1 हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखी हैं तो चैनल पे जाकर देख सकते हैं, उसकी मैं अलग से प्लेलिस्ट भी यहाँ पे बना दूंगा, तो उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर पाएंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के जो क्वेश्चंस हैं। पहला आज का क्वेश्चन है ज्वाइंट ऑडिट से रिलेटेड, यानी कि ज्वाइंट ऑडिट होता क्या है, आपसे ये पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं ऑडिट ऑफ द टू कंसर्न्स टुगेदर, ऑडिट ऑफ द ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज, ऑडिट ऑफ ज्वाइंट सेक्टर कंपनीज या ऑडिट बाय टू फर्म्स ऑफ सीए। अब देखिए यहाँ पे ज्वाइंट ऑडिट हमारा किससे रिलेटेड होता है, जब भी आपके 2 फर्म यानी कि जो आपकी ऑडिटिंग की फर्म है वो मिलकर यहाँ पे किसी एक स्पेसिफिक कंसर्न का ऑडिट करते हैं तो उस केस को कहते हैं हमारा ज्वाइंट ऑडिट। अब देखिए यहाँ पे एक टर्म और होती है कंबाइंड ऑडिट। कंबाइंड ऑडिट के अंदर हमारा क्या होता है कि हमारी जो फर्म होती है, हमारी जो ऑडिटिंग की फर्म होती है यानी कि सीए की जो फर्म होती है वो सिर्फ एक ही होती है, उसका बाइफरकेशन किया जाता है अलग अलग पार्ट्स को एनालाइज करने के लिए, यानी कि उनको फंक्शंस के अकॉर्डिंग अलग अलग टीम में यहाँ पे बांट दिया जाता है। दैट इज योर कंबाइंड ऑडिट। बट ज्वाइंट ऑडिट की बात करते हैं तो इसके अंदर सिर्फ एक कंसर्न की बात की जाती है, एक कंसर्न की एक ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाती है और जिसके अंदर काम करने वाली ऑडिटिंग फर्म यहाँ पे 2 होती हैं। ठीक है, तो ये आपका होता है ज्वाइंट ऑडिट। तो इस केस में आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑडिट बाय 2 फर्म्स ऑफ सीए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टम्स ऑडिट इंप्लाइज। अब आपको सिस्टम ऑडिट पूछा है, सिस्टम ऑडिट होता क्या है। आपके आंसर, आपके जो ऑप्शंस हैं वो हैं सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स, ऑडिट अंडरटेकन टू इंप्रूव ऑडिटिंग सिस्टम, इंक्वायरिंग अकाउंटिंग एंड कंट्रोल सिस्टम, या लास्ट वन इज चेकिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द मैनेजमेंट। अब यहाँ पे देखिए सिस्टम ऑडिट से क्या आपको समझ में आता है। सिस्टम ऑडिट का ये मतलब है कि सिस्टम का ऑडिट करना। अब सिस्टम क्या है, सिस्टम का मतलब होता है कि जो हमारा इंटरनल सिस्टम है उसकी बात यहाँ पे हो रही है। और जब हम इंटरनल सिस्टम की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं, जैसे कि हमारे अकाउंटिंग की पॉलिसीज, हमारे अकाउंटिंग के मेथड्स, हमारे जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो सब कुछ हमारे किसमें आता है, इंटरनल हमारे सिस्टम के अंदर यहाँ पे इंक्लूडेड होता है। तो ऑप्शन नंबर सी अगर आप देखेंगे इसके अंदर बात की गई है इंक्वायरिंग अकाउंटिंग एंड कंट्रोल सिस्टम। तो ये पार्ट यहाँ पे देखा जाता है किसके अंदर, सिस्टम ऑडिट के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनल चेक इज कैरिड ऑन बाय। अब यहाँ पे हमने काफी क्वेश्चन कर लिए इंटरनल चेक के भी। तो इंटरनल चेक किसके द्वारा यहाँ पे कैरिड ऑन किया जाता है, आपसे ये पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए स्पेशल स्टाफ के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इंटरनल ऑडिटर के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी अकाउंटेंट के द्वारा, या नन ऑफ दी अबव। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो सारे के सारे ऑप्शंस आपके गलत हैं, क्योंकि इसके अंदर नो स्पेशल स्टाफ इज रिक्वायर्ड एंड इंटरनल ऑडिटर भी नहीं होता, अकाउंटेंट भी नहीं होता। इसके अंदर जो जनरल स्टाफ होते हैं हमारा, वही इस इंटरनल चेक सिस्टम को कैरिड ऑन करते हैं। इसके अंदर इंटरनल चेक सिस्टम के अंदर मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया, इसके अंदर होता क्या है कि एक एम्प्लॉय के काम को ऑटोमेटिकली ऐसा सिस्टम बना दिया जाता है कि दूसरा एम्प्लॉय उसको चेक कर पाए। तो ये पूरा जो चेन होती है इसको हम बोलते हैं इंटरनल चेक सिस्टम। तो ये कैरिड ऑन किया जाता है हमारे जो जनरल हमारे एम्प्लॉय हैं, रेगुलर हमारे एम्प्लॉय हैं, उनके द्वारा इसको कैरिड ऑन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एरर्स ऑफ ओमिशन। अब डिफरेंट टाइप के एरर्स हम लोग देखते हैं कि अकाउंटिंग के टर्म्स में। तो यहाँ पे एरर ऑफ ओमिशन की ये बात की गई है। एरर ऑफ ओमिशन क्या है, टेक्निकल एरर्स हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल हैं, कंपनसेटिंग एरर है, या नन ऑफ दी अबव। देखिए जो एरर ऑफ ओमिशन है इसका मीनिंग समझना जरूरी है। पहले तो एरर ऑफ ओमिशन का मतलब क्या होता है, जब हम कोई एंट्री को आधी छोड़ देते हैं या पूरी तरीके से छोड़ देते हैं, यानी कि हम एंट्री करना भूल जाते हैं या फिर हम आधे एंट्री करके उसको भूल जाते हैं, तो इस केस को कहते हैं एरर ऑफ ओमिशन। और ये वन ऑफ द टेक्निकल एरर है, ये टेक्निकल एरर का यहाँ पे पार्ट होता है, क्योंकि एरर ऑफ प्रिंसिपल हमारे किससे होता है, अकाउंटिंग के जो हमारे डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल और हमारे जो अजम्पशंस हैं उससे रिलेटेड ये प्रिंसिपल होता है, जिसके अंदर सर्टेन जो प्रिंसिपल्स गाइडलाइंस दी गई हैं उनको फॉलोअप करना पड़ता है हमें।
राइट। और जो ऑप्शन नंबर सी है आपका कंपनसेटिंग एरर, कंपनसेटिंग एरर के अंदर हम एक एरर दूसरे एरर को कंपनसेट कर देती है, यानी कि जो नल आपका नेट इफेक्ट है वो यहाँ पे नील हो जाता है। तो ऑप्शन आपका बनता है ऑप्शन नंबर ए, राइट, टेक्निकल एरर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105, पेमेंट ऑफ द गुड्स परचेज शुड बी बाउच्ड विद द हेल्प ऑफ। अभी आप ही पूछा गया है, अगर आप पेमेंट करते हैं, जो भी गुड्स आपने परचेज किया उसका अगर पेमेंट करते हैं तो उसके सपोर्टिंग में आप बाउचर्स को किसकी हेल्प से यहाँ पे बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है क्रेडिटर्स स्टेटमेंट, या कॉरस्पॉन्डेंस विद सप्लायर्स, कैश मेमो, या लेजर अकाउंट। अब देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है आपका वो राइट बनेगा, क्रेडिटर्स स्टेटमेंट। अब क्रेडिटर्स स्टेटमेंट होता क्या है इसको समझना जरूरी है। क्रेडिटर स्टेटमेंट का ये मतलब होता है कि जो भी चीजें आपने करी, जैसे आप कितना यहाँ पे पेमेंट करना है, क्या क्या चीजें आपने करनी है, तो जो हम एक तरह से कह सकते हैं जो लेंडर है वो यहाँ पे प्रोवाइड कराता है बोरोवर को। इस केस में इसको क्रेडिटर्स स्टेटमेंट बोलते हैं। इसमें सभी डिटेल्स यहाँ पे इंक्लूडेड रहती हैं, जो गुड्स आपने परचेज किया है उससे रिलेटेड, राइट। तो जो अमाउंट है वो भी इंक्लूडेड रहती है, साथ में अगर कोई इंटरेस्ट यहाँ पे है, कोई चार्जेस यहाँ पे चार्ज किए जा रहे हैं, तो वो सभी आपके क्रेडिटर्स के स्टेटमेंट में यहाँ पे रहती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन्वेस्टमेंट शुड बी बाउच्ड विद द हेल्प ऑफ। अब यहाँ पे पूछा गया है इन्वेस्टमेंट किसकी हेल्प से बाउच किया जाना चाहिए, यानी कि बाउचर्स किसके पर्सपेक्टिव में यहाँ पे बनाया जाना चाहिए। तो कमीशन बुक, ब्रोकर्स बुक, सेल्स डीड्स, या मिनट बुक। अब यहाँ पे देखिए जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है बेसिकली हम इसको ले चलते हैं ब्रोकर से रिलेट करते हैं, क्योंकि जो भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसमें कहीं ना कहीं हमें ब्रोकरेज देना पड़ता है। और ये ब्रोकर क्या होते हैं, जो हमारे एक तरह से इंटरमीडिएटरीज होते हैं। बेसिकली ये लोग काम क्या करते हैं, हमारे जो फंड है वो यहाँ पे उठाते हैं किससे, जिसके पास फंड है उससे उठाते हैं और इन्वेस्ट करते हैं, और जहाँ वहां तक फंड पहुंचाते हैं जिसको उसकी जरूरत है, राइट। तो जो इन्वेस्टर है उससे ये लेंडर से बोरोवर तक के जो फंड है उसको यहाँ पे जनरेट करने का काम करते हैं, और इसके लिए कुछ ये फीस को चार्ज करते हैं जिनको हम ब्रोकरेज बोलते हैं। तो इसके केस में 106 का जो आंसर बनेगा वो बनेगा ब्रोकर्स बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑब्जेक्ट ऑफ द वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स। अब देखिए जो हमारा ऑडिटिंग का प्रोसीजर चलता है उसके अंदर हमारे एसेट्स को वेरीफाई करना पड़ता है, राइट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपको पूछा गया है वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स का। आपके ऑप्शंस हैं फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स, चेकिंग वैल्यू ऑफ एसेट्स, एग्जामिनिंग द अथॉरिटी ऑफ देयर एक्विजिशन, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसके अंदर हम तीनों ही चीजें करते हैं। जैसे हमारे फिजिकल वेरिफिकेशन भी हमें करना पड़ता है कि क्या ये एसेट्स यहाँ पे एग्जिस्ट करती है या नहीं करती फिजिकली, राइट। कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि खाली आपके बुक्स में दिखाई दे रही है और आपके पास रियल में कोई एसेट यहाँ पे नहीं है। दैट इज कॉल्ड योर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स। और दूसरा आपका है चेकिंग वैल्यू ऑफ एसेट्स, जैसे कि आपकी वैल्यू आपकी करेक्ट यहाँ पे दिखाई गई है, नहीं दिखाई गई है आपके जो स्टेटमेंट्स हैं उसमें, या किसी प्रकार का कोई मैनिपुलेशन तो नहीं किया गया है, ये सब चीजें चेक की जाती हैं चेकिंग वैल्यू ऑफ एसेट्स के अंदर। और थर्ड आपका आता है एग्जामिनिंग द अथॉरिटी। इसके अंदर आप टाइटल देखते हैं कि एक्चुअल में क्या आपने वो एसेट ऑन की हुई है या नहीं की हुई है, राइट। तो आपने ऐसा तो नहीं है कि वो लीज पे ली हुई है, राइट। ऑपरेटिंग लीज के केस में बात कर रहे हैं, फाइनेंसिंग का दूसरा पार्ट, फाइनेंसिंग लीज की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे, उसके अंदर तो आप अपनी एसेट भी दिखा सकते हैं, राइट, उस लीज पे ली वाली है। तो ऑपरेटिंग लीज के केस में तो कुछ ऐसे सिनेरियो होते हैं जिसके केस में हमें ये देखना पड़ता है कि क्या आपके पास उस एसेट का टाइटल है, उस एसेट को यूज करने की आपकी अथॉरिटी है। तो ये सब चीजें इसके अंदर एग्जामिन की जाती हैं। ऑप्शन आपका बनेगा डी वाला, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑडिटर इज नॉट वैल्यूअर वाज स्टेटेड इन। अब यहाँ पे देखिए एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ये केस स्टडी है बेसिकली। इसके अंदर एक जजमेंट आया था जिसमें कहा गया था कि ऑडिटर इज नॉट ए वैल्यूअर, ऑडिटर वैल्यूअर नहीं है। तो वो किस केस में कहा गया था, आपके ऑप्शन अलग अलग दिए गए हैं। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है, किंगस्टन कॉटन मिल्स केस हुआ था। इसके अंदर बेसिकली जो ऑडिटर है और जो पार्टी है, राइट, उनके बीच में डिस्प्यूट देखने को मिला था। और जो आपका इसके अंदर ये भी बोला गया था कि ऑडिटर इज जस्ट लाइक ए वॉच डॉग, राइट। तो ये भी यहाँ पे पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि ये जो ऑडिटर इज ए वॉच डॉग, तो किसके कौन से केस में ये निकल के आया था। और ये जो जजमेंट है इसके अंदर ऑडिटर को बेनिफिट हुआ था। तो ये आपको केस याद रखना है, किंगस्टन कॉटन मिल्स केस इसमें अंदर हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक डेट्स
शुड बी वेरीफाइड विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पे बोला गया है जो आपके बुक डेट होते हैं वो किसकी हेल्प से वेरीफाई किए जाने चाहिए, बैलेंस शीट के अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, डेटर शेड्यूल या सर्टिफिकेट फ्रॉम द मैनेजमेंट। बेसिकली ये डेटर शेड्यूल की जगह आपका डेट शेड्यूल होगा, ठीक है, डेटर शेड्यूल थोड़ा सा अलग टर्म होगा, डेट शेड्यूल, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही बनेगा, डेट शेड्यूल। बेसिकली बुक डेट आपके क्या होते हैं, बुक डेट का ये मतलब होता है कि जैसे बोरोविंग है आपकी, ये बोरोविंग भी आपकी क्या है, एक तरह से बुक डेट है। बुक डेट का मतलब है जो भी आपने ऑन किया हुआ है, जो भी पैसा आपने अपने डे टू डे बिजनेस को चलाने के लिए ऑन किया हुआ है, यानी कि आपने बोरो किया हुआ है, तो वो आपके सारे जो लाइबिलिटीज होती हैं उनको हम बुक डेट बोलते हैं, जो लोनिंग से रिलेटेड होते हैं बेसिकली, राइट। तो इसके अंदर जो बोरोड कैपिटल होती है ना, बोरोड बेसिकली बोरोड लोन होता है, वो भी आपका बुक डेट का पार्ट होता है। तो जो बुक शेड्यूल है इसके अंदर सभी जो हमारे लाइबिलिटीज हैं जो इससे रिलेटेड है, डेट से रिलेटेड है, तो उनका एक टाइम शेड्यूल बनाया जाता है कि कब किस टाइम पीरियड पे हमें कौन सा यहाँ पे डेट का पेमेंट करना है। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही बनेगा। 110 क्वेश्चन आपका, ए स्पेशल ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय। अब यहाँ पे देखिए जो आपके ऑर्डिनरी ऑडिटर होता है और एक स्पेशल ऑडिटर होता है, तो स्पेशल ऑडिटर कौन अपॉइंट कर सकता है, तो इसको अपॉइंट कर सकते हैं आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। जब भी जिस प्रकार की नीड होती है, जिस प्रकार की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके लिए यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट अपने स्तर से, अपने अथॉरिटी के बेस पे यहाँ पे एक स्पेशल ऑडिटर की रिक्वायरमेंट जनरेट कर सकती है और अपॉइंटमेंट भी यहाँ पे कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए कंपनी ऑडिटर कैन बी रिमूव्ड बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म बाय। अब यहाँ पे देखिए जो आपके कंपनी ऑडिटर है उसका कुछ टेन्योर होता है, ठीक है, उसका टाइम पीरियड होता है कुछ कि जिसके अंदर उससे ये ऑडिटिंग के काम को कंप्लीट करना होता है। तो ये एक्सपायर जो पीरियड है उसके एक्सपायर होने से पहले अगर ऑडिटर को आप रिमूव कर सकते हैं, तो ये किसके पास अथॉरिटी है, शेयर होल्डर्स के पास, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास या स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो यहाँ पे देखिए जो शेयर होल्डर्स होते हैं इनके पास पावर होती है कि ये क्या कर सकते हैं, किसी ऑडिटर को उसके एक्सपायरी के टर्म जो उसका है उसके एक्सपायरी से पहले उसको यहाँ पे रिमूव भी कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हम देखते हैं कि शेयर होल्डर जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं बेसिकली वही आपके ओनर्स ऑफ द कंपनी होते हैं। तो उस केस में वो क्या करेंगे कि अगर आप कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके, ठीक है, अपनी जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करके इस रिमूवेबल के प्लान को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए ऑडिटर ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी हैज टू सबमिट हिज रिपोर्ट टू द। अब यहाँ पे बोला है गवर्नमेंट कंपनी के केस में, यानी कि पब्लिक लिमिटेड के केस में यहाँ पे बोला गया है, तो ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट किसे सबमिट करनी होती है, शेयर होल्डर को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, सीएजी को या मिनिस्ट्री कंसर्न को। तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका सही बनता है इस केस में। जो गवर्नमेंट कंपनी के केस में है ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करनी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, while checking allotment of the CS the auditors should see that it is made within। अब यहाँ पे देखिए जब हम क्या करते हैं, कोई भी कंपनी क्या करती है, अपनी CS को इश्यू करती है, यानी कि वो फंड रेजिंग करना चाहती है पब्लिक के थ्रू, राइट। तो उस केस में वो अपना प्रोस्पेक्टस को इश्यू करती है। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, प्रोस्पेक्टस बेसिकली आपके CS से इश्यूइंग से रिलेटेड सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन उसके अंदर होती है। वो एक डॉक्यूमेंट होता है जो पब्लिक को ऑफर किया जाता है ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं उस पर फोकस करें और आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर पाएँ। उसमें सारी डिटेल्स CS से रिलेटेड होती है। तो यहाँ पे एक टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर आपके प्रोस्पेक्टस इश्यू करने के इतने दिन के अंदर आपको अपने CS के अलॉटमेंट करनी होती है। तो यहाँ पे यही चीज़ पूछी गई है, जब भी ऑडिटिंग के केस में चेक किया जाता है अलॉटमेंट ऑफ CS, तो कितने दिन में आपने प्रोस्पेक्टस को इश्यू करने के कितने दिन में आपने CS को अलॉट किया है, तो वो आपका आंसर बनता है 120 डेज ऑफ इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। ये यहाँ पे चेक किया जाएगा और यही इसकी टाइम लिमिट भी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा इस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कंपनी कैन इश्यू रिडीमेबल प्रेफरेंस CS इफ ऑथराइज्ड बाई। अब यहाँ पे देखिए कंपनी रिडीमेबल भी, प्रेफरेंस CS के केस में रिडीमेबल भी कर सकती है, इरिडीमेबल भी कर सकती है, राइट। इरिडीमेबल का क्या मतलब है कि इसकी लाइफ टाइम पेमेंट नहीं होने वाली है, वो प्रेफरेंस CS हमारे इरिडीमेबल नेचर के होते हैं। वेल रिडीमेबल प्रेफरेंस CS आपके होते हैं जिनको आपको एक टाइम पीरियड के बाद में पेमेंट करना पड़ता है। तो ये आपके दो टाइप के होते हैं और इसमें रिडीमेबल प्रेफरेंस CS जनरली इश्यू
नहीं की जा सकती, इसके लिए आपको ऑथराइजेशन होना चाहिए। कौन से उसका ऑथराइजेशन होना चाहिए, यही आपसे पूछा गया है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंपनीज एक्ट 1956 या नन ऑफ द अबव। अब यहाँ पे कंपनी के पास दो मेनली जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं वो आपके होते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब देखिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है इसको हम चार्टर बोलते हैं कंपनी का, राइट। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था लास्ट टाइम जब अकाउंटेंट का एग्जामिनेशन हुआ था, उसके अंदर कि चार्टर ऑफ द कंपनी किसे बोला जाता है, तो ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को बोला जाता है। इसके अंदर बेसिकली हम देखते हैं 5 टाइप के क्लॉज होते हैं, राइट। एक तो आपका होता है नेम क्लॉज, दूसरा आपका होता है एड्रेस क्लॉज, तीसरा आपका होता है कैपिटल क्लॉज, चौथा होता है आपका लायबिलिटीज क्लॉज, ठीक है। और इसके अलावा एक और होता है आपका जो बेसिकली पर्पस क्लॉज होता है, जिसके अंदर हमारा क्या कंपनी को बनाने का क्या पर्पस है, राइट। तो वो हमारा ऑब्जेक्टिव क्लॉज जिसको बोलते हैं। तो ये 5 क्लॉज इसके अंदर होते हैं। दूसरा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो हमारी कंपनी में चलाए जाते हैं, जो कंपनी के बिजनेस को रन करने में हेल्प करता है। तो इसके अंदर ऑल्टरनेशन किए जा सकते हैं और उसके लिए हमारे स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करना पड़ता है। अब यहाँ पे अगर आपको रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को इश्यू करने हैं तो उस केस में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से आपको ऑथराइजेशन मिलनी चाहिए, यानी कि आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये चीज़ इंक्लूडेड होनी चाहिए अगर आपको अपने जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनको रिडीमेबल बनाना है, ठीक है, इश्यू करना है। और कंपनीज एक्ट 1956 के बारे में आप सभी जानते ही हैं। अभी जो लेटेस्ट है वो है कंपनीज एक्ट 2013। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स लेटर फॉरफिटेड शुड बी ट्रांसफर टू। अब यहाँ पे देखिए 2 केस होती हैं जब भी हम क्या करते हैं अपने शेयर्स को प्रीमियम पे इश्यू करते हैं, राइट। तो प्रीमियम पे इश्यू करने के बाद अगर शेयर को फॉरफिट कर लिया जाता है, यानी कि शेयर्स का पेमेंट नहीं हो पाता, तो उस केस में हम क्या करते हैं शेयर्स का फॉरफिचर कर लेते हैं, फॉरफिट कर लेते हैं उसे। तो उसमें भी हमारे 2 केस बनते हैं। पहला केस ये बनता है कि जो प्रीमियम का अमाउंट है वो आपके पास रिसीव हो गया है, ठीक है। और दूसरा बनता है कि प्रीमियम का अमाउंट नॉट रिसीव्ड, ठीक है, ये आपके पास नहीं आया, ठीक। ये डिफॉल्ट इसमें भी हो गया, यानी कि जो इंस्टॉलमेंट है उसमें तो डिफॉल्ट हुआ ही हुआ, साथ में प्रीमियम का अमाउंट भी नहीं आया हमारे पास। अब इस केस में यहाँ पे पूछा गया है कि अगर आपके पास प्रीमियम का अमाउंट आ गया और उसके बाद आपने शेयर्स को फॉरफिट कर लिया, तो इस केस में जो अमाउंट है वो कहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं कैपिटल रिजर्व में, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में या नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर होगा वो नन ऑफ द अबव होगा, क्योंकि वो अमाउंट आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। इस चीज को ध्यान में रखना। अगर आपके पास प्रीमियम आ चुका है, आपने इश्यू किया प्रीमियम पे शेयर्स को, वो प्रीमियम आपके पास आ चुका है और बाद में किसी इंस्टॉलमेंट में जो है इन्वेस्टर ने डिफॉल्ट कर दिया, तो आप उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लेते हैं और जो अमाउंट आपके पास प्रीमियम की है वो आपके प्रीमियम सिक्योरिटीज उस अकाउंट में आपके चले जाता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में बेसिकली ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब दूसरे केस की बात करते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं आया प्रीमियम का, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में कुछ नहीं करेंगे, जो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट है उसको डेबिट कर देंगे हम, क्योंकि क्रेडिट हमने पहले किया हुआ होगा, राइट। क्रेडिट करते हम उसको पहले, क्योंकि जब हम एंट्री पास करेंगे तो उसको हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि हमने क्या करेगा प्रीमियम पे उसको इश्यू किया है, तो उसको हम डायरेक्टली डेबिट कर देंगे। तो डेबिट और क्रेडिट यहाँ पे एंट्री जो है कैंसिल हो जाएगी, तो जो इफेक्ट है वो यहाँ पे नलिफाइड हो जाएगा। इस सिनेरियो में आपका ऑप्शन नंबर डी सही बनता है, नन ऑफ द अबव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेशल रिजोल्यूशन मींस क्या होता है, आपसे पूछा गया है कितनी मेजोरिटी में स्पेशल रिजोल्यूशन पास होता है, 1/3 मेजोरिटी, 2/3 मेजोरिटी या 1/2 मेजोरिटी। तो जो 2/3 मेजोरिटी है उसको हम बोलते हैं स्पेशल रिजोल्यूशन के लिए, इतना मैंडेटरी है 2/3 मेजोरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडिटर इज एन डैश ऑफ ए शेयर होल्डर। अब यहाँ पे देखिए जो शेयर होल्डर है और ऑडिटर है उन दोनों का आपको रिलेशन पूछा है, और पूछा है कि ऑडिटर जो है शेयर होल्डर का क्या होता है, ऑनर होता है, एजेंट होता है, एम्प्लॉयर होता है, नन ऑफ द अबव होता है। तो इस चीज को ध्यान में रखना। यहाँ पे जो रिलेशन चलता है वो आपका एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन चलता है, जो हम कंपनी लॉ में भी पढ़ते हैं बेसिकली। तो इसके अंदर जो शेयर होल्डर होता है वो तो आपका क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, बट जो आपका ऑडिटर होता है वो आपका एजेंट की तरह काम करता है, किसके बिहाफ में,
शेयर होल्डर के बिहाफ में, क्योंकि जो शेयर होल्डर है वही इसको अपॉइंट करते हैं ऑडिटर को। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या बन जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी, एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑडिट इज फॉरवर्ड लुकिंग। अब यहाँ पे कौन सा ऑडिट आपका फॉरवर्ड लुकिंग टाइप का ऑडिट है, फाइनेंशियल है, कॉस्ट है, टैक्स है या फाइनल ऑडिट है। तो जो आपका कॉस्ट ऑडिट होता है इसको फॉरवर्ड लुकिंग ऑडिट भी बोला जाता है। बेसिकली कॉस्ट ऑडिट क्या होता है, हमारे कॉस्ट स्टेटमेंट को चेक करता है, राइट। इसके अंदर देखा जाता है आपकी जो मेथड्स हैं वो क्या है, आपने किन प्रिंसिपल्स को फॉलो किया है या ट्रांजेक्शन्स के रिकॉर्डिंग से रिलेटेड, ये सब चीज़ें इसके अंदर चेक की जाती हैं। और जो कॉस्ट ऑडिट की लिमिट है वो कंपनीज के एनेक्सर 1 में यहाँ पे जो कंपनीज आती हैं तो उनके लिए एक लिमिट है कि अगर आपका नेट टर्नओवर जो है वो 50 करोड़ से अब 50 करोड़ या 50 करोड़ से अबव होता है तो मैंडेटरी है कि आपको कॉस्ट ऑडिट करना ही पड़ेगा, करवाना ही पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, The meeting held by the company within a period of not less than 1 month and not more than 6 months is called। अब यहाँ पे देखिए एक कंपनी के केस में, और बेसिकली ये होता है मैं बता दूं पब्लिक लिमिटेड कंपनी के केस में ये चीज़ होती है, यानी गवर्नमेंट कंपनी के केस में ये चीज़ होती है। तो इसमें होता क्या है कि नॉट लेस देन 1 मंथ, यानी कि 1 मंथ के बाद, यानी कि 1 मंथ से पहले मतलब नहीं, मतलब 1 मंथ से पहले नहीं, मतलब 1 मंथ के बाद, और 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कि नहीं 1 महीने से ज़्यादा और 6 महीने से कम, राइट। तो इसके बीच में एक मीटिंग करनी होती है कंपनी को, जो पब्लिक कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती हैं उनको। तो वो मीटिंग कौन सी होती है, स्टैट्यूटरी, एनुअल, जनरल या नन ऑफ द अबव। देखिए यहाँ पे जो स्टैट्यूटरी मीटिंग होती है ये ही आपका राइट आंसर है, और ये कंपनी के लाइफ टाइम पीरियड में सिर्फ एक बार होती है कंडक्ट, जो कि बिजनेस के कमेंसमेंट के बाद 1 महीने के बाद और 6 महीने के टाइम पीरियड से कम टाइम में, यानी कि 1 महीना और 6 महीने के बीच में इसको कंडक्ट किया जाना मैंडेटरी होता है, जिसको हम स्टैट्यूटरी मीटिंग बोलते हैं। एजीएम आपको पता ही है एनुअल जनरल मीटिंग का, और जनरल मीटिंग भी आपको पता ही है। तो ऑप्शन आपका ए बनेगा इसके अंदर सही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ऑडिट इज नॉट ए स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पे देखिए इसके अंदर कौन सा ऑडिट ऐसा है जिसको कराना आपके लिए कंपलसरी नहीं है, स्टैट्यूटरी आपका नहीं है। मैनेजमेंट ऑडिट, फाइनेंशियल ऑडिट, टैक्स ऑडिट या ऑल ऑफ दी अबव। तो इसके अंदर जो मैनेजमेंट ऑडिट होता है वो आपको कंपलसरी करवाना जरूरी नहीं होता है। इसके अंदर आप क्या है वॉलंटरीली आप यहाँ पे इसको करवा सकते हैं मैनेजमेंट ऑडिट को, अपने मैनेजमेंट की इफिशियंसी को चेक करने के लिए, उसको इन्हेंस करने के लिए, अपने कंट्रोल को बेटर करने के लिए आप ये चीज़ें कर सकते हैं जो मैनेजमेंट ऑडिट का पार्ट होता है। बाकी फाइनेंशियल और टैक्स ऑडिट आपको करवाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द ऑडिटर। अब इसमें से आपसे बोला गया है इसमें से कौन सा ऑडिटर का फंक्शन नहीं है। चेकिंग एरर्स एंड फ्रॉड्स, बाउचिंग विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स या बोथ ए एंड बी। अब यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो तो राइट है, क्योंकि चेक करना एरर्स और फ्रॉड को यही ऑडिटर का काम होता है, और बाउचिंग भी आपका काम होता है, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसका बेसिकली बाउचर्स को चेक करना, जो आपके ट्रांजेक्शन्स आपने की हुई हैं उसके सपोर्टिंग जो डॉक्यूमेंट जिसको हम बाउचर बोलते हैं, तो उसको चेक करना, उसको बाउचिंग बोला जाता है। और जो प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट है ये ऑडिटर का काम नहीं होता है, ये फाइनल अकाउंट बनाने का काम आपके अकाउंटेंट का यहाँ पे होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही बन जाएगा, ये ऑडिटर का फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्कोप ऑफ द ऑडिटिंग डज नॉट कवर। अब इसके अंदर ऑडिटिंग का जो स्कोप है उसके अंदर क्या कवर नहीं होता, बाउचिंग, चेकिंग, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, लेजर पोस्टिंग। तो लेजर पोस्टिंग का जो पार्ट है वो इसके अंदर नहीं आता है, जो ऑप्शन नंबर सी है आपका। ये लेजर पोस्टिंग का पार्ट आपके किसके अकाउंटिंग के अंदर आता है, ऑडिटिंग के अंदर ये चीज़ नहीं आती है, राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द इंटेंजिबल एसेट। अब इंटेंजिबल एसेट आप सभी जानते हैं जिनको हम अपनी बैलेंस शीट में दिखाते हैं, बट उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस यहाँ पर नहीं होती है, ये हमारे फिजिकल एसेट होते हैं, इंटेंजिबल एसेट होते हैं, ठीक है, ये फिजिकली प्रेजेंट नहीं रहते हैं। गुडविल, पेटेंट्स, ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। देखिए जो गुडविल और पेटेंट हैं ये दोनों ही आपके क्या हैं, एक तरह से इंटेंजिबल एसेट हैं, क्योंकि गुडविल भी आपकी कंपनी में कंपनी के अकाउंट्स में शो होती है, पेटेंट भी, बट इनको आप फिजिकली यहाँ पे देख नहीं सकते, फिजिकल वेरिफिकेशन इनका नहीं किया जा सकता। तो ऑल ऑफ दी अबव यानी कि दोनों ही इसके केस में सही आंसर बन जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड व्हेन। अब इन्वेस्टिगेशन कब यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है, कब जरूरत पड़ती है हमें इन्वेस्टिगेट करने की। ऑप्शन नंबर ए है फ्रॉड इज सस्पेक्टेड इन बिजनेस ऑन एक्विजिशन ऑफ रनिंग बिजनेस, या ऑल ऑफ देम, ये आपसे पूछा गया है। तो इसके अंदर दोनों ही चीजें सही हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। फ्रॉड इज सस्पेक्टेड इन द बिजनेस, अगर किसी प्रकार का फ्रॉड है तो आप इन्वेस्टिगेट उसमें करते हैं। और अगर आपने कोई बिजनेस को, रनिंग बिजनेस को एक्वायर किया है तो उस केस में भी इन्वेस्टिगेशन का केस बनता है, क्योंकि कोई रनिंग बिजनेस है, राइट, वो बिजनेस अच्छा खासा यहाँ पे चल रहा है और वो बिजनेस तुरंत एक्वायर कर लिया जाता है, तो उस केस में कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी बनती है कि कहीं यहाँ पे हॉस्टाइल एक्विजिशन तो नहीं किया गया है। देखिए हॉस्टाइल एक्विजिशन का क्या मतलब होता है कि जबरदस्ती का जो एक्विजिशन है, जबरदस्ती का जो कंट्रोल है वो यहाँ पे पा लिया जाना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इस केस में सही बनता है। जो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है 125 क्वेश्चन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नॉट रिटर्न ऑफ आर ट्रीटेड एज। अब यहाँ पे देखिए जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं वो कौन से एक्सपेंसेस होते हैं आपके, जो कंपनी के स्टार्ट करने के, यानी कि कंपनी को सेटअप करने के लिए जो स्टार्टिंग में जो एक्सपेंसेस किए जाते हैं, लाइक स्टैम्प ड्यूटी, ठीक है ना, इसके अलावा अदर ड्यूटीज जो होते हैं वो सभी आपके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का पार्ट होते हैं। और इनको अगर रिटर्न ऑफ नहीं किया गया, ठीक है ना, इनको अगर रिटर्न ऑफ नहीं किया गया तो ये कैसे ट्रीट किए जाएंगे, फिक्स्ड एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट या नन ऑफ दी अबव। देखिए यहाँ पे ये तो हो नहीं सकते फिक्स्ड, इंटेंजिबल, फिक्टिशियस एसेट आपका राइट आंसर बनता है। इनको हम एक तरह से फिक्टिशियस एसेट मान लेते हैं क्योंकि इनको हमने राइट ऑफ भी नहीं किया, ठीक है, क्योंकि इसको राइट ऑफ किया जाता है धीरे धीरे, क्योंकि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आपके क्या होते हैं, जो कंपनी के स्टार्ट करने के लिए आप यहाँ पे खर्चे करते हैं और आने वाले बिजनेस टाइम में आपने अपने बिजनेस डेज में आप इनको धीरे धीरे क्या करते हैं, रिटर्न ऑफ करते जाते हैं। रिटर्न ऑफ नहीं कर सके तो ये फिक्टिशियस एसेट हम इनको डाल देते हैं, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। सो गाइज ये थे आज के हमारे 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ऑडिटिंग, ठीक है। इसके अंदर काफ़ी कुछ नए कॉन्सेप्ट थे तो इनको एक बार रिवाइज कीजिए। इसके नेक्स्ट पार्ट को हम अगले वीडियो में देखेंगे जिसके अंदर हम इसको 150 तक इसको करेंगे। सो कैसी लगी वीडियो जरूर बताना। मिलते हैं नए पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।